तो वही होता है कि लोगों को कितना मज़ा आ रहा है शो देखने में, कितना आपका कंटेंट कितना अच्छा है, पपेट्री कितनी अच्छी है। अब क्योंकि मैजिक है ये, आप जब किसी बेजान और बिना डेड मटेरियल पे आप लाइव डालते हो तो मैजिक ही होता है वो। तो उस मैजिक में कितना पावर है वो आप पे डिपेंड करता है, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। अच्छा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना, क्या है जो हमारे पीछे रखा है? ये मेरे जाइंट पपेट्स हैं। अच्छा। और ये मैंने 2015 में बनाए थे। अच्छा। एंड अभी हाल ही में रिपब्लिक डे पे राजपथ पे परेड होता है हर साल, तो उसमें फर्स्ट टाइम हमने पपेट्स किए हैं। और एक डांस सेगमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, तो उसमें पपेट्स थे, तो ये वही है ये। अब पपेट्री में आप क्या क्या करते हैं? पपेट्री में मेकिंग, परफॉर्मेंस, सारा कुछ करता हूँ मैं। दिल्ली में बहुत सारे ग्रुप्स के लिए मैं पपेट मेकिंग करता हूँ, मास्क मेकिंग करता हूँ। जिसको भी पपेट्री मेकिंग चाहिए, पपेट मास्क कुछ भी चाहिए होता है, तो मैं ये सब करता रहता हूँ। तो आपको फोर्टे क्या, अगर पूछेंगे तो? बनाना ज़्यादा अच्छा, हाँ। तो मेरा एक्चुअली बनाना ज़्यादा पैशन है मेरा, और क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ मेकिंग में। अच्छा। और परफॉर्मेंस में भी हूँ, पर लेकिन मुझे जब पसंद है वो मेकिंग ज़्यादा अच्छी। मेकिंग ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, लेकिन पपेट्री कौन से देश से आता है, क्या इसकी हिस्ट्री है कुछ? पपेट्री देखो, हमारे देश में तो बहुत बहुत पुराना राजा महाराजाओं और भी पुराने से ही है। कठपुतली कब से चलता आ रहा है। हमारे देश का अपना ही हर राज्य का अलग अलग है पपेट्री का स्टाइल। जैसे कि डांगेर पुतुल है बंगाल से, रावण छाया है अपना उड़ीसा से, क्या कहते हैं राजस्थान से कठपुतली हो गई है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट से अलग अलग पपेट्री है। ओके। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो पपेट्री के थ्रू काफ़ी दिखाते हैं। अच्छा। पर अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी स्टेट में देख रहा हूँ मैं, बहुत लोग जो पपेटियर हैं वो छोटे छोटे शिक्षा को लेकर कर रहे हैं काम। ओके। तो वो भी है, तो एजुकेशन पे लेके कर रहे हैं पपेट्री के थ्रू। ताकत पपेट्री का इतना अच्छा है कि आप बताता हूँ मैं एक चीज़। जब हम HIV अवेयरनेस पे काम कर रहे थे, और उस दौरान अगर आप रियल कॉन्डम शो करोगे पब्लिक एज ए पब्लिक में, तो स्लम्स में या फिर कहीं जा करके, तो लोग शर्मा जाते हैं। खास करके महिलाएं बच्चे होते तो वो शर्मा जाते हैं और बात नहीं करेंगे और आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। उसी जगह पे अगर 5 फुट का कॉन्डम पहन करके वो नाचते हुए आ जाए, तो लोग एंजॉय भी करेंगे और आप जो मैसेज देना चाह रहे हो वो आराम से सुनेंगे वो। तो ये ताकत है ये डेड मटेरियल का। तो पपेट्री एक अलग ही चीज़ है। तो ये तो हो गई पपेट्रियनिंग की बात। आपने अपने बचपन के बारे में बताया था, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। आपने बताया 11 साल की उम्र में आप दिल्ली आए थे। हाँ। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। राइट। तो जब मैं 11 साल का था, रहने वाले शायद आप झारखंड? हाँ, मेरे जो होम टाउन है वो झारखंड है। झारखंड में देवघर एक जगह है, बाबा धाम, बहुत फेमस है। तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जब मैं 11 साल का था तो घर छोड़ के भाग आया था। भागने का कारण एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें थी। पापा मेरे को भेज रहे थे मदरसा में पढ़ने के लिए। अच्छा, किधर? तो गांव से दूर था, तो किसी को नहीं बताया मैंने। तो मैंने क्या किया, पापा भेजा, कुछ पैसे दिए, लाइक 60-70 रुपीज़ दिए थे उस वक्त। 2000 नहीं, ये 97 की बात है ये। अच्छा। स्टेशन पहुंचा, और स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने टिकट ली, हाफ टिकट।
और जब काउंटर पे गया टिकट लेने के लिए तो मैंने कहा भैया हाफ टिकट देना। तो ऊपर से वो नीचे देखता है पहले मेरे को और पूछता है अकेले हो? मैं कहा नहीं नहीं अकेले नहीं हो, मेरे मम्मी पापा पीछे बैठे हैं, उन्होंने भेजा है। एक्चुअली मैं झूठ बोला था। देन टिकट उसने दे दी और फिर वो मुझे याद है, अभी भी याद है, वो ट्रेन नाम था उसका तूफान एक्सप्रेस। नाम है तूफान, वो उसने पहुंचाया था 3 दिन में दिल्ली। आयरनी। उसके बाद लेकिन दिल्ली क्यों? हाँ वही पता नहीं कि मेरे गांव के 3-4 लोग काम करते थे यहाँ दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा। मुझे लगता है कि दिल्ली कितना बड़ा होगा, जितना बड़ा मेरा गांव है, हमारा मधुपुर जो है उतना बड़ा होगा। तो ढूंढ लूंगा जाकर के उन लोगों को मैं। लेकिन भागने का कारण क्या था, भागना ही क्यों है? आई डोंट नो, भागने का कारण एक्चुअली वही, एक तो मुझे मदरसा में पढ़ना नहीं था और दूसरी चीज़ थी कि गांव वाले यहाँ काम करते थे, जब वापस जाते थे तो उनको बड़ा सही रिस्पेक्ट मिलती थी। दिल्ली पहुँचने के बाद जब देखा, मैं दिल्ली से बाहर निकला तो इतनी सारी गाड़ियों को देख करके मेरी मतलब कुल सिट्टी पुट्टी गुम हो गई है। मतलब यार पहली बार हाँ शौक लगा एक्चुअली मेरे को कि अंदर ना बहुत डर शुरू हो गया। फिर मैं बाहर जा नहीं पाया, फिर वापस स्टेशन घुस गया। स्टेशन में 3 दिन भूखा प्यासा रहा अंदर ही, पानी पी के। पैसे तो ऑलमोस्ट हाफ टिकट हो गई थी वो, और कुछ बचे थे वो केले खरीद लिए थे मैंने, ख़त्म हो गया था पैसा। 3 दिन भूखा रहा। तो एक रोज़ क्या हुआ स्टेशन में ही, तो मेरठ का एक लड़का था। हाँ, तो वो लोगों से पूछ रहा था रेंडमली, काम करोगे काम करोगे काम करोगे। तो मैंने देखा उसे और मैंने कहा कि भैया मैं काम करूँगा। तो वो भी ऊपर से नीचे देख रहा है मेरे को, तू क्या काम करेगा? मैं कहा कुछ भी कर लूँगा भैया, पर मुझे पहले खाना खिला दो। तो वो मुझे लेके गया। फर्स्ट टाइम मैंने खाया छोले भटूरे। स्टेशन के बाहर एक दुकानें नहीं है जो होती है, तो हाँ तो छोले भटूरे वहाँ फर्स्ट टाइम खाया मैंने। उसके बाद वो लेके गया मुझे मेरठ। अच्छा। मेरठ में 3 साल खेत में गन्ना बोना और ये सब। अच्छा। उनकी भैंसों को नहलाना। तो पहुंचा वहाँ पे तो वही सब 3 साल तक काम किया। फिर वहाँ से भाग गया। अच्छा, फिर वापस दिल्ली। दिल्ली में आकर के अजमेरी गेट के पास एक पीपल का पेड़ है, अभी भी है वो पेड़। तो वहाँ बैठ करके मैं रो रहा था और एक लड़का मुझे काफ़ी देर से वो देख रहा था मुझे। तो उसने बोला कि तुम पढ़ना चाहते हो? तो मैंने कहा कि हाँ भैया क्यों नहीं। तो वो मुझे सलाम बालक ट्रस्ट लेके गए। फिर वहाँ पे पढ़ाई शुरू करी। सलाम बालक ट्रस्ट में बहुत अच्छा ये है कि एक्टिविटीज़ बहुत होती है वहाँ पे। लाइक आप एंगेज रखते हैं बच्चों को पूरा, बहुत एक्टिविटीज़ होती है। तो थिएटर होता था वहाँ पे, थिएटर में बड़ा मज़ा आता था नाटक करते हुए। तो नाटक में भाग लेना शुरू किया। वहाँ पे एक टीचर हुआ करते थे पहले, कपिल देव करके। तो वो मेरे मेंटोर हैं पपेटरी के। अच्छा। हाँ, तो कपिल भैया वहाँ पे सिखाते थे नाटक और पपेटरी। तो उनके साथ मैं जुड़ गया और जब वो पपेट बनाते थे तो उनको मैं असिस्ट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो वहाँ से इंटरेस्ट मेरा को पपेटरी में आया। तो चलता रहा ऐसे करता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 2005 में एक इशारा पपेट थिएटर ट्रस्ट को एक प्रोजेक्ट आया यूनेस्को पेरिस का कि HIV अवेयरनेस प्रोग्राम करने का। तो जो जगह जगह नुक्कड़ नाटक करने थे, बहुत सारे शोज करने थे, तो उनको चाहिए थे अनप्रिविलेज बच्चे। हाँ, तो उन बच्चों के साथ काम करना था बेसिकली। दादी पदम जी बहुत अच्छे जानते हैं सलाम बालक ट्रस्ट को, जो उनके ट्रस्टी है संजय रॉय सर हमारे। तो उनको बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में। तो सलाम बालक ट्रस्ट के बच्चों को उन्होंने कहा कि आप आइए और कीजिए। तो वहाँ से लेकिन ऑडिशन हुआ बाकायदा। तो ऑडिशन दिया हम लोगों ने, ऑडिशन में पास सेलेक्ट हो गए। एंड पहली सैलरी 2005 में हम लोगों को मिलती थी आई थिंक 3250 रुपीज़। अच्छा, पर मंथ। तो वो तो बड़ी बात होगी ना उस वक्त। तो पहली नौकरी थी और नाटक करके। और दादी जी के नए शोज बन रहे थे, उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा था। दादी जी खुद पद्मश्री हैं। हाँ, पद्मश्री हैं। तो सर के शोज में भी पार्टिसिपेट करता था मैं। तो वहाँ से कुछ इनकम आ जाती थी। तो ऐसे करते फिर 2008 में मैंने अपनी कंपनी शुरू करी, पपेटशाला परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट। तो पहला प्रोडक्शन मैंने बनाया फ्लाइंग फ्लावर। हाँ, 2 लोगों का कास्ट है उसमें। एंड इशारा इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल में उसकी ओपनिंग करी। एंड उसकी अभी तो पता नहीं कई 100 शोज कर चुका हूँ मैं उसके। अच्छा। और उसके बाद फिर हमारा सर्कस बनाया, पहला स्ट्रिंग पपेट। तो वो था मेरा गला पपेट शो। फ्लाइंग फ्लावर
वाज द ग्लव पपेट शो पहला। फिर सेकंड बनाया स्ट्रिंग पपेट शो, हमारा सर्कस। देन स्ट्रिंग पपेट्री भी करते हैं? हाँ, स्ट्रिंग पपेट्री करता हूँ, वो मॉडर्न स्ट्रिंग पपेट्स। देन उसके बाद पिनोकियो डायरेक्ट किया मैंने। तो पिनोकियो वो था, वो बुनराकू स्टाइल में रॉड पपेट है, बुनराकू स्ट्रिंग सब मिक्स किया। देन अभी हाल फिलहाल में मैंने एक शो बनाया गलीवर्स ट्रैवल, बताया। हाँ, तो वो किया अभी। तो ये सब चीज़ चलती रही साथ साथ में। और इसके साथ एक और कंपनी है कटकथा पपेट आर्ट ट्रस्ट, अनुरूपा रॉय उनके डायरेक्टर हैं, उनके साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो उनके जितने भी शोज़ होते हैं, मोस्टली शोज़ में काम करता हूँ, उनके लिए सारे पपेट्स मेकिंग करता हूँ। सेम चीज़ इशारा पपेट ट्रस्ट के साथ भी हर शोज़ में, ऑलमोस्ट शोज़ में रहता हूँ मैं, और उनके भी पपेट्स मेकिंग करता हूँ सारा मैं। तो ये चलता रहता है साइड टू साइड काम। फिर एक अवार्ड भी मिला आपको? हाँ, 2013 में मुझे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से नवाजा गया संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से। तो ये तो हो गई एक जर्नी, आपने ब्रीफली बता दी क्या क्या किया, लेकिन कोई भी जर्नी इतनी आसान नहीं होती, डिफिकल्टीज होती हैं, तकलीफें होती हैं, परेशानियां होती हैं। बिल्कुल। कई बार क्या होता है ना, इंसान टूट जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे वाक़यात अगर हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको लगा हो कि नहीं अब इसके आगे नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप बढ़ गए आगे। हाँ, 2005 में मैं घर गया। घर वालों को लगा कि मैं मर चुका हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। उन्होंने बिल्कुल सब कुछ आसपास सब छोड़ दिया था। एक तो गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और पापा जो भी थे हमारे घर में सब कुछ बेच बाच करके वो मुझे ढूंढने के चक्कर में सबको बेच दिया, सब कुछ बेच चुके थे। और यू नो दैट कि वो गांव में होता है ना अंधविश्वासी, लाइक मौलवी को दिखाना है, पंडित को दिखाना है, मेरा बेटा मिल जाएगा, क्या करूँ बता दो। तो वो सब करने के चक्कर में सब बर्बाद हो चुके। और वैसे क्या करते थे पिताजी? पिताजी मेरे कारपेंटर हैं। अच्छा। तो घर वर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जब मैं घर पहुंचा तो उनको बिलीव ही नहीं होता कि मैं वापस आ गया हूँ। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। अच्छा, हाँ, फिल्मी एकदम, फुल फिल्मी स्टाइल, फुल फिल्मी। और ऑलमोस्ट 5-6 गांव वाले लोग आ गए थे। अच्छा। और मेरे पापा यहाँ से वहाँ सिर्फ चल रहे थे जैसे ऐसे सामने से। तो उन्हें समझ नहीं आया। हाँ, उनको लगने लगा कि मैं हूँ। गाँव वाले पूछ रहे हैं बताओ बचपन की कहानी बताओ, अगर तुम ही हो तो। उनको बिलीव है कि मैं हूँ। अच्छा। कोई और भी तो हो सकता है। अच्छा बताओ, तो अगर आप बहरूपिया तो नहीं हो कहीं? तो मैंने बताया कि हाँ ये है, ये थी। तो पापा से मैं जब गले लगा तो 10 मिनट तक हम दोनों गले लगा रो ही रहे थे बस। अच्छा। और कुछ नहीं। अब हम लोगों को देखा देखी फिर गाँव वाले रोने लग गए। अच्छा। फुल फिल्मी हो गया। फुल फिल्मी। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, तो नास्क में। अच्छा। घर की जब हालत देखी मैंने, बहुत बुरा हाल था। तो मुझे अपने आप में लगा कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मैं इनको उठा ही नहीं पाऊँगा फिर मैं। तो फिर मैं चला आया वापस। और फिर यहाँ ज़्यादा मेहनत करी। फिर मैं क्या फैमिली को बैकअप देना पड़ेगा, नहीं तो बुरी तरह से डूब जाएंगे। तो अभी तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा है, घर पे सब ठीक ठाक हो गया है, बढ़िया कर दिया लोगों के लिए, अब कर रहे हैं अपना, देख रहे हो लोग। तो अब जो है एक बार जब आपने करियर की शुरुआत की पपेटियरिंग की, तो जनरली आमतौर पर लोग इसे एज अ करियर नहीं देखते। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप अपने कहीं पर भी आप बच्चों से, लोगों से पूछें बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो मैंने तो आज तक नहीं सुना कि मैं बड़ा होकर पपेटियर बनना चाहता हूँ, है ना। तो आपके जहन में कैसा आया ये? ऐसे कभी मन में नहीं आया मेरे को, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसमें करियर बन जाएगा मेरा, या बना लूंगा, यू नो। कभी मन में नहीं आया, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद ट्रस्ट में कपिल भैया थे हमारे, तो वो उनको मैं असिस्ट करता था। तो मेरे को काम करने में पपेटरी का, लाइक कटिंग और किसी चीज़ को शेप देने में बड़ा मज़ा आता है। तो उस मज़े को शुरुआत लाइक करते 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 कब मैं इसमें प्रोफेशनली घुस गया, मुझे खुद को पता नहीं चला। तो अब जब घुस गया तो फिर इसमें लाइक इनकम भी शुरू हो गई, तो फिर इसको प्रोफेशन बना लिया फिर मैंने पूरा। अच्छा, और ये कब हो गया कि हाँ अब मेरे को यही करना है? इशारा पपेट थ्रेड ट्रस्ट में जब आया मैं, उसके बाद ये मेरे को बिलीव होना शुरू हुआ कि पपेट्री से मैं कर सकता हूँ कुछ। क्योंकि दादी जी हमारे इतने अच्छे मेंटोर हैं और इतने अच्छे हाउ कैन से दैट कि इंसान है वो, आप बिलीव नहीं करेंगे कि लाइक वो इतने दिल से सिखाते हैं चीज़ें और इतने अच्छे से आपको तैयार करते हैं कि आप
जीवन में आप कर सकते हो कुछ ना कुछ, अच्छा, तो उस तरह के वो इंसान है। तो उनकी मेंटरशिप में और मैंने बहुत कुछ सीखा है, कॉन्फिडेंस मिला है, और किस तरह से आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। और तो वो सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। लाइक जो भी अभी तक आए हैं वो बड़े ही अच्छे लोग मिले हैं मुझे। शायद मैं लकी हूँ क्या हूँ मुझे पता नहीं, पर लेकिन मैं अपने आप को सच में लकी समझता हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इतने अच्छे लोग मिले मुझे, और इतना अच्छा रास्ता दिखाया है, तो बढ़ता जा रहा हूँ बस उनके साथ। आपने बताया 40-45 कंट्रीज चले गए आप अभी तक। 40 कंट्री ऑलमोस्ट, लाइक कि, लेकिन मेरे खुद के शोज नहीं गए। अच्छा, इशारा पपेट थिएटर ट्रस्ट की तरफ से, कटकथा पपेट आर्ट ट्रस्ट की तरफ से, तो ये दोनों कंपनी काफ़ी ट्रैवल करती है अब्रॉड वगैरह, तो काफ़ी जाने को मौका मिलता है हर कंट्री। उनके यहाँ फेस्टिवल्स बहुत होते हैं, पपेट फेस्टिवल्स बहुत होते हैं। किस जगह पे, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया के बाहर और कहाँ ज़्यादा popular फ्रांस में है। अच्छा, फ्रांस में एक जगह है शार्लेविल मजी, जो एवरी 2 years फेस्टिवल कराती है वो। अच्छा, और कई मतलब ऑलमोस्ट 200-300 शोज आते हैं उधर करने, स्ट्रीट और मेन शोज होते हैं जी, तो इंडिया से हम लोग गए हैं 2-3 बार शो करने के लिए वहाँ अच्छा, पे सेलेक्ट होकर के। वो काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है वो। ओके। अगर मान लीजिए अभी जैसे जो ऑडियंस अभी वीडियो देख रही होगी ये, और उनमें से अगर किसी को थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है पपेट्री में, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे उसको परस्यू किया जाता है एज अ करियर? ये बड़े ही अनफॉर्चुनेट हम लोग हैं कि हमारे देश में स्कूल नहीं है पपेट्री का। अच्छा, एक्चुअली और भी पूरे कंट्री देश में एक भी नहीं है? हमारे देश में पपेट्री का स्कूल नहीं है। अच्छा, ये सच है। हाँ, वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे इशारा पपेट थिएटर ट्रस्ट है, कटकथा है, हम लोग भी हैं, तो हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं कंडक्ट। तो वर्कशॉप्स के थ्रू लोग जुड़ते हैं, एंड देन वो एज ए करियर कभी चूज करते हैं कि नहीं इसमें हो सकता है कुछ। पर यही है कि हमारे देश में स्कूल नहीं है पपेट्री का। तो आप किसी को वॉलंटियर करके ही सीख सकते हैं हो आप। एक यही सिर्फ किसी रास्ता है। कंपनी या कटकथा में आ जाओ या फिर इशारा में आ जाओ, मतलब एज ए इंटर्न करके फिर आप चल सकते हैं। हाँ, पर अभी शुरुआत करी है यूनिमा इंडिया ने। क्या नाम बताया आपने? यूनिमा इंडिया। तो इन्होंने शुरू करी कटकथा के जो निरूपा रॉय हैं और रंजना पांडे, ये सेक्रेटरी हैं और डायरेक्टर हैं इनके। तो इन्होंने कोर्स शुरू किया, पपेट्री कोर्स शुरू किया इन्होंने, फाउंडेशन कोर्स है इनका। तो आप इसमें जाकर के आप सीख सकते हैं। एक्चुअली ये पिछले साल ही शुरू हुआ है। आप जैसे अब जहाँ हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं आप, दुनिया भर में घूमते हैं काम के लिए, तो जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं अपने बचपन की तरफ, तो कुछ सिमिलैरिटी लगती है? कुछ लगता है कि एक बच्चे ने कभी कोई सपना देखा होगा और आज कुछ और कर रहा है? हाँ, ये एक्चुअली जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आई डोंट नो, एक क्या याद है? एक यादें नहीं, पर लेकिन बहुत अलग खुशी फील होती है मेरे को कि अच्छा किया मैं घर से भाग गया था। मैं आपको वो कहता हूँ कि अच्छा किया मैं घर से भाग गया था, पर लेकिन मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ कि कोई घर से भागे। अच्छा, ये अच्छा डिस्क्लेमर दे दिया आपने। हाँ, क्योंकि जो उसकी जो भागने के बाद जो 3-4 साल जो मैंने स्ट्रगल किया है या फिर जो सहा है, वो बहुत दर्दनाक है एक्चुअली। क्योंकि पता है कि आप, मैं कहूँगा बहुत ही भाग्यशाली हैं, लकी हैं कि आप उन परिस्थितियों से निकल गए। हाँ, कुछ लोग उन्हीं में फंस जाते हैं। बिल्कुल तो नहीं निकल पाते, क्योंकि हर किसी को वो रास्ता नहीं मिलता है। हाँ, वैसे लोग नहीं मिलते हैं। हाँ। ये भी है। अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी बस मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है और काम करना है और अपने काम को करते ही जाना है। ऐसा कुछ मैंने गोल सेट नहीं किए हैं कि मुझे गोल पे जाना है, पर लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे गोल, लाइक जो मुझे करना था वो मैं कर रहा हूँ, और अपना भी जहाँ तक गोल लेके जाएगा मेरे को। तो अच्छा, अगर करियर की बात करें, पपेटियरिंग की बात करें, पपेट मेकिंग की बात करें, तो ऐसा तो नहीं होता, ये क्रिएटिव फील्ड है कि बहुत ही आपकी स्थायी इनकम होती है, या बहुत ही आप एक तरीके से जॉब की तरह कि आप हाँ सेटल हो गए, जॉब लग गई, उसमें भी कुछ परेशानियाँ आई होंगी? ऑफ कोर्स कंटिन्यू, क्योंकि ये एक तरह का फ्रीलांस वर्क है, कंटिन्यू काम तो होता नहीं पपेट्री में। और बट आई डोंट नो, तो एज एन आर्टिस्ट कैसे सर्वाइव किया जाता है? मुश्किल होती है, कभी कभी मुश्किल होती है, बट अब थोड़ा सा स्थायी हो गया है, मतलब ठीक ठाक हो रखा है अभी। क्योंकि मेरा जो अपना मैं कह सकता हूँ कि मैं अब जैसे मेरी खुद की कंपनी है और मैं और भी कंपनियों के साथ काम करता हूँ, तो मैं सिर्फ परफॉर्म नहीं करता हूँ, लाइक सपोज एक चीज़ में नहीं अटका हूँ, मैं मेकिंग भी करता हूँ
और परफॉर्मिंग भी करता हूँ। तो मेकिंग सिर्फ पपेट नहीं करता हूँ, प्रॉप्स भी करता हूँ। अगर कि दिल्ली में और भी ग्रुप्स हैं जिसको प्रॉप्स की नीड होती है, डांसरों को मास्क की नीड होती है, पपेट कंपनी को पपेट्स की नीड होती है। तो दूसरे अलग कंपनी के कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आते रहते हैं मेकिंग के लिए। तो मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ सब चीज़ों में, मेकिंग वगैरह में, तो वहाँ से इनकम आ जाती है, यू नो। तो उससे चल जाता है। अगर मैं सिर्फ परफॉर्म ही कर रहा होता पपेटरी को लेकर के, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती सर्वाइव करना। तो अब उससे तो आप नहीं चाह सकते ना अपनी लाइफ, तो आपको प्राइवेट शोज करने ही करने हैं, तो और इतने शोज नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैं एक्चुअली तो आप इसको एक डाइंग आर्ट के रूप में देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहूँगा ग्रोइंग आर्ट है ये। ग्रोइंग आर्ट है, क्योंकि डाइंग आर्ट है ही नहीं है, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से संवार रहे हो उस चीज़ को। ये अभी ज़्यादा हो रहा है। अब फेस्टिवल्स बढ़ गए हैं, हमारे देश में नहीं पड़ गए, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेस्टिवल्स तो हो रहे हैं। यूरोप देख लो, पूरा भरा हुआ फेस्टिवल पपेट्स के लिए। तो वही होता है कि लोगों को कितना मज़ा आ रहा है शो देखने में, कितना आपका कंटेंट कितना अच्छा है, पपेट्री कितनी अच्छी है। अब क्योंकि मैजिक है ये, आप जब किसी बेजान और बिना डेड मटेरियल पे आप लाइव डालते हो तो मैजिक ही होता है वो। तो उस मैजिक में कितना पावर है वो आप पे डिपेंड करता है, यू नो, तो लोगों को कितना लुभाता है। तो वही चीज़ है। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। तो अगर आपको एक मैसेज देना हो हमारी ऑडियंस को, यंग लोगों को जो ये आपका शो देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या देंगे वो मैसेज? ऐसे देखो, मैं मैसेज देने वाला कोई होता नहीं हूँ, पर लेकिन मैं यही कहूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप जो भी काम करें, मैं सच बताता हूँ कि कोई भी फील्ड हो, आपका आर्ट फील्ड है या फिर कोई भी फील्ड है आपका, जो भी काम करें आप फोकस करके करेंगे, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और मिलती है। ये मेरा तजुर्बा है और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी, मेरे साथ के भी और बहुत सारे मेरे जो जानने वाले हैं, मैं देखता हूँ कि करते करते कहीं कहीं भटक जाते हैं, यू नो, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। नहीं, आप फोकस कीजिए किसी चीज़ पे और लगे रहिए, आपको ज़रूर मिलेगा और जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा वो चीज़। तो समय लगता है, पेशेंस रखने पड़ेंगे, पर मिल जाएगा आपको। नहीं, मज़ा आया है आपसे इंटरव्यू करके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और उम्मीद करूँगा आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात हो। ज़रूर और बड़े बड़े प्रॉप्स के साथ हो। हाँ, और जब भी आपका अगला शो होगा दिल्ली में, बताओ, हमें इत्तिला कीजिएगा ज़रूर, और हम पूरी टीम के साथ अरे विदाउट टिकट पहुँचेंगे वहीं। ज़रूर, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।